Dear students, in the previous two lectures, we studied about the site selection for the pond construction. Then we discussed about the pond construction for aquaculture. And today we shall be dealing with the management of the pond for aquaculture. Before proceeding, it is my request to you all to press the bell icon and subscribe my channel BioLearnia. A pond for the aquaculture is managed in 3 steps. The first we call it as the pre-stocking management. The second we call as the stocking management, and third we call it as the post-stocking management. Pre-stocking management, अभी हम पॉन्ड में मछली नहीं डाल रहे हैं, बल्कि मछली डालने से पहले जो भी हम इक़्तिदामात करते हैं, जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो भी हम पॉन्ड को तैयार करने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसको हम प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में रखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट का, दैट इज ड्राइंग ऑफ द पॉन्ड। एक पॉन्ड को ड्राई करना बहुत जरूरी है। अब वो ड्राई करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स। जो भी अनचाहे वीड्स पॉन्ड में पनप रहे हैं, उनको इरेडिकेट करना, उनको खत्म करना। नर्सरी पॉन्ड्स को तैयार करना, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो जहां पर मोर्टेलिटी ज्यादा होती है वो है नर्सरी फेज में, यानी कि फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज में। इसलिए हमें इनकी जो पॉन्ड्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से हमें तैयार करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इरेडिकेशन ऑफ द प्रीडेटरी एंड वीड फिशेस। जो भी कार्निवोरस फिशेस हैं या जो भी वीड फिशेस हैं, छोटी मछलियां जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस की नहीं है, वो अगर हमारे पॉन्ड में हैं तो उन्हें भी हमारा जो फर्ज बनता है कि हम उन्हें इरेडिकेट करें, उन्हें खत्म कर दें। और जो पांचवा है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट का हिस्सा, वो है कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स। हम एक्वेटिक इंसेक्ट्स को खत्म कर दें, उनको कंट्रोल करें, उनको पॉन्ड से हटाएं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज को। और छठा और इंपॉर्टेंट जो स्टेप है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में, वो है पॉन्ड को फर्टिलाइज करना, यानी कि पॉन्ड को जरखेज बनाना। किस लिए? ताकि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन पनप सकें, ताकि आपके जो आर्टिफिशियल फीड का खर्चा है वो बच सके, ताकि आपके फ्राई और फिंगरलिंग को एक नेचुरल डाइट मिल सके और उनकी मोर्टेलिटी कम हो सके और सर्वाइवल रेट जो है उनका इंक्रीज हो सके। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है मैनेजमेंट में, वो है स्टॉकिंग मैनेजमेंट, यानी कि किस तरह से हम लोग मछलियों को स्टॉक करें, किन किन मछलियों को हम स्टॉक करें, किन किन कॉम्बिनेशन में हम स्टॉक करें, कितनी क्वांटिटी में हम स्टॉक करें। तो ये सब स्टॉकिंग मैनेजमेंट में आता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फेज है या स्टेप है, वो है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। हम स्टॉक करने के बाद किन चीजों का ख्याल रखें, कौन से फिजिको केमिकल पैरामीटर्स पर हम लोग ज्यादा ध्यान दें, उनको रोज चेक करना चाहिए। ऑक्सीजन हो, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो, पीएच हो और टेम्परेचर हो, जिस पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि हमारे जो मछलियां हैं वो सही से ग्रो कर पाए और एकदम कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो या अनटूवर्ड इंसिडेंट को हम लोग बचा सकें। तो वो पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट में आता है। चलिए हम एक एक करके इस वीडियो में हम सिर्फ प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट पर गौर करेंगे, जबकि हम स्टॉकिंग और पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट क्या है? यानी कि अभी हमने मछली पॉन्ड में नहीं डाली है, बल्कि मछली को पॉन्ड में डालने से पहले हम कुछ चीजें मैनेज करते हैं। उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉन्ड को ड्राई करना। पॉन्ड को ड्राई करना,
पॉन्ड को ड्राई क्यों करना है? चाहे आप नया पॉन्ड बना रहे हैं, चाहे आप पिछले साल का पॉन्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने पिछले साल ये पॉन्ड इस्तेमाल किया है जिसे आप इस साल भी काम में लाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उसको ड्राई करें। क्यों ड्राई करना चाहिए? दिस वेरी पॉन्ड शुड बी कंप्लीटली ड्रेन्ड ऑफ द वाटर एंड सन ड्राइड। हमें इसे सन ड्राई करना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इन्फ्लुएंस करता है फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स को, और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या बायोलॉजिकल कंडीशंस को इंप्रूव करता है, ताकि इसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस वेरी सन ड्राइंग किल्स पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट पॉन्ड में पनप रहे थे, मान लीजिए पिछली मछली जो आपने इसमें पाली उसके कुछ पैरासाइट्स रहे, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स हो, इन द फॉर्म ऑफ एग्स हो, तो सन ड्राइंग की मदद से हम लोग उन लार्वे का, उन पैरासाइट्स का, उन डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का खात्मा करते हैं। क्योंकि सन ड्राई एक किस्म से स्टरलाइजेशन है पॉन्ड की। अब एक और बात जो आती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, इस पूरे साल में सिल्टेशन की मदद से, चाहे वो इधर उधर की डेब्री है, चाहे वो एलोक्थोनस मटेरियल है, वो पॉन्ड में गिरने की वजह से पॉन्ड शैलो भी हो सकता है, यानी कि उसका जो डेप्थ है वो कम हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस वक्त में ये भी कर सकते हैं कि हम उसकी डेप्थ जो है वापस बरकरार कर सकें, और हम उसमें से मिट्टी थोड़ी बहुत हटा सकें, और उसके बॉटम को हम लोग सही कर सकें और उसको डीप कर सकें जितनी जरूरत है। और इट किल्स अनडिजायरेबल स्पीशीज एंड प्रेडेटरी फिशेस फ्रॉम द पॉन्ड्स। अब वो स्पीशीज जो हमें नहीं चाहिए, मान लीजिए एयर ब्रीदिंग फिशेस या कार्निवोरस फिशेस आपके पॉन्ड में किसी तरह से आ गई, तो आप नहीं चाहते हैं कि पॉन्ड में रहें, तो सन ड्राइंग की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पॉन्ड में कुछ एयर ब्रीदिंग फिशेस तो नहीं पनप रही हैं। तो जब आप इसे पूरी तरह सुखा लेते हैं और उनकी जांच करते हैं, तो अगर आप कहीं पाते हैं कि इसमें प्रेडेटरी फिशेस हैं, तो आप उनका खात्मा कर सकते हैं। और एक बात और है कि हम इस जगह पर हम लोग सन ड्राइंग के दौरान हम लोग लाइमिंग भी कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं पॉन्ड की। हालांकि हालांकि जो फर्टिलाइजेशन और मैन्योरिंग है, ये बाद में भी की जा सकती है, थोड़ी देर के बाद भी की जा सकती है, मगर अगर इसी दौरान जबकि पॉन्ड खाली है और सन ड्राई अच्छी तरह हो गया, तो इसके बाद भी हम लाइमिंग और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स कर सकते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तो लाइमिंग कर सकते हैं, और अगर सॉइल ज्यादा अल्कलाइन है तो हम जिप्सम ऐड करके उसकी जो है एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, या टुवर्ड्स न्यूट्रल कर सकते हैं, जो कहने का मतलब है। और हमें चाहिए कि हम पॉन्ड को लगभग लगभग 15 दिन तक हम इसे सन ड्राई करें, जो कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो मैं बता रहा था कि प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है, ये असल में पॉन्ड को तैयार करता है, और यहां से हम लोग कोशिश करते हैं, या एक कल्चरिस्ट कोशिश कर सकता है कि उसका जो फिश का जो है सर्वाइवल रेट जो है बढ़ सके, और जो भी अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ जो पिछली बार रही है बहुत सारे वजूहात के बिना पर, हम उसको ठीक कर सकें। हम लोग नेचुरल फूड को सफिशिएंट क्वांटिटी में बढ़ा सकें, हम लोग फ्राई और फिंगरलिंग को प्रॉपरली स्टॉक कर सकते हैं, हम लोग अगर उसकी डेप्थ घट गई है तो हम लोग डेप्थ बढ़ा सकें, हम स्पोर्स का खात्मा करें, हम जो अनटूवर्ड जो है फिशेस को हटा सकें। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ड्राइंग ऑफ द पॉन्ड है, जो कि बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जो है छुटकारा पाने में। सेकंड इज द कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ द एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स को इरेडिकेट करना। अब हम बात करते हैं कि क्या एक्वेटिक वीड्स तो फायदेमंद भी होती है, मगर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक वीड्स which are unwanted plants that grow within the water body and along the margins. And secondly,
pond fish culture in tropics, it faces serious problems due to weed infestation and frequent appearance of the algal blooms. So we have to get rid of these very unwanted, we can say, aquatic weeds. So we try to remove large quantity of these very aquatic weeds. They remove large quantity of the nutrients from the water, which otherwise would go into the production of the planktonic growth. So most of the nutrients, they are taken by these very aquatic weeds, and thus render very less nutrients for the growth of the phytoplanktons and the zooplanktons, which is not good. And even the poor fish crop that is produced in the weed choked water, it is difficult to harvest. So अब देखें, यहाँ पर हमारे पास बात ये आती है कि जो अगर हम वीड्स को जिस तरह से ये पनप रही है, हम पनपने दें, तो ये हमारे पॉन्ड के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह सौदा होगा। एक तो इस वजह से कि ये न्यूट्रिएंट्स का इनटेक इनका ज्यादा होगा, ये पानी में न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेंगे और अपनी ग्रोथ में लग जाएंगे, जबकि पानी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ग्रोथ कर सके। दूसरी बात यह है कि ये एक्वेटिक वीड्स जब फैल जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम फिश को हार्वेस्ट कर सकें। मान लीजिए अगर अचानक आपको कोई ऑर्डर आता है कि भाई हमें इतनी मछली चाहिए, इतनी तादाद में मछली चाहिए, तो आप अपने लेबर को पानी में उतारते हैं नेटिंग के लिए, मगर नेट तो फट जाएगा जबकि वीड्स उसमें बहुत ज्यादा होंगी या ज्यादा वीड्स उसमें आ जाएंगी। तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो है ऐसे पॉन्ड में जिसमें वीड्स बहुत ज्यादा है, उसमें नेटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है कि जो फिशेस हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ये कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अम, अब एक सवाल इसमें ये भी उतरता है कि बहुत सारे प्लांट जो हैं वो तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए C3 और C4 साइकिल, जिसमें अगर नाइट नाइट में ये जो प्लांट्स हैं ये ज्यादातर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है जो डॉन का पीरियड होता है वो मछलियों के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो उस दौरान मछलियों की ज्यादा डेथ डॉन के वक्त में होती है, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका होता है, अगर अगर तो एक्वेटिक वीड्स जो है वो ज्यादा हो। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है, अगर ये एक्वेटिक वीड्स का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ये कहाँ सेटल हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे बॉटम में, सेटल हो जाएंगे। तो इनकी डिकम्पोजिशन में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये इंक्रीज कर देंगे, तो वाटर की ऑक्सीजन जो है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है, वो डिक्रीज हो जाएगा और इससे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक्वेटिक वीड्स के बारे में अगर हम और बात जानें कि ये फ्री मूवमेंट, यानी कि अगर इनकी डेंस ग्रोथ हो जाएगी तो ये फ्री मूवमेंट जो है वो मछली की फ्री मूवमेंट के साथ में इंटरफेयर करेगी। इट विल इंटरफेयर विद द फिशिंग operations and the free movement of the fishes as well. And many times when there is excessive growth of the filamentous algae, it gets entangled in the gills of the fish. तो अगर एल्गी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, खासकर फिलामेंटस एल्गी की, तो ये गिल्स को चोक कर सकते हैं और उनकी सफोकेशन की वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा जल्दी में हम थोड़ा सा चलें, हम एक्वेटिक वीड्स के बारे में थोड़ा सा फास्टली हम चलें। तो एक्वेटिक वीड्स के बारे में अगर आपको जानकारी होनी चाहिए, तो एक्वेटिक वीड्स हम ज्यादातर 4 हिस्सों में से डिवाइड करते हैं, और एक को हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं, एल्गी जिसे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, मगर ज्यादातर हम लोग इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम लोग चार, जैसे कि फ्लोटिंग वीड्स, एमरजेंट वीड्स, सबमर्ज्ड वीड्स और मार्जिनल वीड्स। और उसके अलावा हम वीड्स को कैटेगराइज करते हैं एज एल्गल ब्लूम्स में भी, जो कि सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन डिप्लीट करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी कभी कभार रिलीज करते हैं, जो कि मछली के लिए ज्यादा जो है नुकसानदेह हो जाता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी भी हो जाती है। हम उन्हें एल्गल टॉक्सिन्स भी बोलते हैं।
तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आ जाएं, तो अगर हम फ्लोटिंग की बात करें, फ्लोटिंग वीड्स की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आइशोर्निया है, पिस्टिया है, साल्विया है, स्पाइरोडेला है और लेमना है, जिसे हम आमतौर पर वाटर हायसिंथ के नाम से जानते हैं, जिसे हम वाटर लेट्यूस के नाम से जानते हैं, वाटर फर्न के नाम से जानते हैं, हम लोग डकवीड के नाम से जानते हैं, और लेमना को भी हम माइनर डकवीड बोलते हैं। तो ये कुछ हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग वीड्स कह सकते हैं, जो कि फ्लोटिंग यानी कि ये बिल्कुल ऊपर, इनके जो लीव्स हैं वो सरफेस को कवर करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एमरजेंट एमरजेंट वीड्स। उसके बाद हमारे एमरजेंट वीड्स वो वीड्स होते हैं जिनके रूट्स तो पानी में होते हैं, जिनके रूट्स तो बॉटम में होते हैं, मगर इनके जो लीव्स होते हैं वो सरफेस पर होते हैं। जैसे कि हमारे पास निम्फिया है जिसे हम बनाना वाटर लिली भी बोलते हैं। हमारे पास निम्फिया ट्यूबरोसा है जिसे हम फ्रैग्रेंट वाटर लिली भी बोलते हैं। जिस जिस तरह हमारे पास निलंबो स्पीशीज हैं जिसे हम लोटस बोलते हैं, और नीलम फाइट्स हैं जिसे हम फ्लोटिंग हार्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे एमरजेंट वेजिटेशन में आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जिसे हम सबमर्ज्ड वेजिटेशन या सबमर्ज्ड वीड्स, एक्वेटिक वीड्स बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास हाइड्रिला, उसके बाद है हमारा नाजाज, उसके बाद है हमारा पोटामेजिटोन, और उसके बाद है हमारा वेलिस्नेरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सबमर्ज्ड वीड्स हैं जो कि रूट्स भी और इनके लीव्स भी ये पानी में सबमर्ज्ड होते हैं, इसलिए हम इनको इनको सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो चौथी कैटेगरी है जिसे हम मार्जिनल वीड्स बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइपोमिया है। उसके बाद हमारा वाटर प्राइम रोज, जिसे हम जूसिया भी बोलते हैं वाटर प्राइम रोज। और फिर हमारे पास टाइफा, ये इंपॉर्टेंट जो है वीड्स हैं या ग्रास की शक्ल में ये उगता है, जिसे हम कैट टेल भी बोलते हैं। और फिर हमारे पास साइप्रस है, जो कि एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं हमारे पॉन्ड में, ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से इनकी। फिर हम लोग अगर इन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, हमारे पे एल्गल ब्लूम में खास तौर हमारे माइक्रोसिस्टिस है। उसके बाद हमारा हमारा एनाबीना है। और अगर हम एल्गल मैट्स की बात करें, जो कि बिल्कुल एक कवरिंग, एक ब्लैंकेट सा बनाती हैं वाटर पर, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन भी ज्यादा होती है, और ये एल्गल टॉक्सिन्स को भी जन्म देते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिथोफोरा पिथोफोरा जिसे हम हॉर्स हेयर क्लम्प भी बोलते हैं। हमारे पास स्पाइरोगायरा है जिसे हम फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्वेटिक वीड्स हैं जो हमारे पॉन्ड में न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें हमें कंट्रोल करना और इरेडिकेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट जो है चैलेंज बनता है। Now, we shall be talking a little bit about their control, that how we can control these very aquatic weeds, and what are the measures which we should adopt to control or eradicate these very aquatic weeds. And sometimes what we do, we go for the trimming of the pond margins with the help of the certain, you can say, instruments, with the help of certain gadgets. Then we many a times we dewater and desilt the old ponds. As I told you that while drying the ponds, we can also get rid of these very aquatic weeds. Many times we go for the uprooting or the burning of the dried marginal weeds in the summer. जब हमारे हमारे हम एक खेती पूरी कर लेते हैं, या पॉन्ड हम हमारा पॉन्ड थोड़ा बहुत खाली हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इन वीड्स को जमा करके, अपरूट करके इन्हें बर्न कर देते हैं। अब अगर हम इसमें खास तौर पर हम लोग बात करें, तो वी हैव थ्री important methods by which we can control and eradicate these very weeds. One is by the physical mean, which we call is the manual method or the mechanical method. So the second is the chemical control with the help of the chemicals, and the thirdly we do have the biological control by the help of the living organisms. By the help of other living organisms, we can also control the eradicate. Let us discuss these step by step. Now, when we talk about the manual and the mechanical control, so the free floating groups of the weeds are either hand picked or dragged by the wire or the strong coir rope nets. So many times they are either pulled by hand, or hand drawn bottom rakes, or uprooted with the help of the bamboo poles, having the cross piece tied strongly at the terminal end.
So repeated cutting of the aerial shoots and the leaves of the rooted emergent plants are also useful. Many times mechanical devices are used for the clearance of the rooted submerged weeds, and such as we do have the steel cables, we do have the cutting chains, and we do have the diesel operated winches as well. Now some of the instruments which we use during the mechanical method, we do have the certain methods in the form of these very sickles, we do have in the form of the barbed wire, we do have in the form of these very equipments by which we can drag and cut the take out these very aquatic weeds. Now, this is in the case of the small ponds, but if the ponds are bigger, uh, they should be removed part by part from the marginal areas. And certain small and the light floating weeds such as Spirodella, such as Lemna, Azolla, Wolffia, they are easily skimmed out by the twisted straw ropes or the fine meshed nets. So very strong fine meshed nets, they are pulled over the water surface to get rid of these very light floating weeds. We cannot take out the strong ones which are very much rooted. That is very difficult. But for these very light floating weeds, we can use the twisted straw ropes or the fine mesh nets to get rid of these very aquatic weeds. Now the second important method is the chemical method. So that is, as the name indicates, that we use different kinds of the chemicals in the form of the weedicides. So to get rid of these very weeds from the pond wherein we are going to culture, we are culturing, we are planning to culture the fishes. So in the large bodies of the water, when the vegetation is dense and the various chemicals or the weedicides are their various chemicals or weedicides are used to control the weeds. So now there should be a certain criteria for these very use of these very chemicals. So chemicals, the used, they should be cheap. The first criteria is that they should be cheap and easily available. And thirdly, the important one is that they should be the non-toxic to fish and man. So because the fish is to be eaten by the man, and the man is the direct consumer of these very fish, because we are using this very fish for the commercial purpose, we are going to market it, and the man is going to eat it. So if by this very chemical the fish is going to be toxic, or fish is having the toxicity for a longer period of time, then the fish will not be suitable for the consumption of the for the man. So it is very much important that there should be the criteria such as the chemical used should be cheap, it should be easily available, it should be non-toxic to fish and man. So first important the criteria, and it should not have the adverse effect on the fertility of the pond, and it should not pollute the water. So this is very important, that it should not have the adverse effect on the fertility of the pond and should not pollute the water. Then let us have a little bit of discussion that how we can control these very aquatic weeds chemically, that is with the help of the chemicals. So because different kinds of the weeds have the different you can say tolerance levels, so different kinds of the chemicals are used for the different varieties of the weeds. So we do have the examples such as water lettuce, which often causes a serious problem in the fish pond, and it can be controlled with 0.1 to 0.2 kg of the paraquat per hectare. So if we talk about the water lettuce, so we do have the paraquat, it is a chemical in the ratio, in the quantity of 0.1 to 0.2 kg per hectare. So this infestation could also be controlled by the foliar spray, that is the spray on the leaves of the aqueous ammonia. 1% aqueous ammonia can also be used, and uh, this very aqueous ammonia can be used, 1% aqueous ammonia can be used at the rate of 50 to 75 kg per hectare, along with 0.2% of any commercially available detergent as a wetting agent.
So along with the this very detergent, this very aqueous ammonia, 1% aqueous ammonia can be used at the rate of 50 to 70 kg per hectare with 0.2% of the detergent as a wetting agent. Then the salvinia, we just talked about the salvinia, which forms a thick mat on in the ponds and can be conveniently controlled by the application of the foliar spray of the paraquat at the rate of 1 kg per hectare. So again, this very salvinia can be controlled with the help of the paraquat at the rate of 1 kg per hectare. And it takes about 30 to 40 days for the weeds to be killed and settled in the bottom. So smaller floating weeds such as Spirodella, Lemna, Azolla, they can also be cleared with the help of the 0.1 kg per hectare of the paraquat. So when we talk about these, we are talking about these very floating weeds. So water hyacinth, and this water hyacinth, it is one of the most important weeds in this very group. So depending upon its degree of the infestation, they are categorized in three groups. So that is a small, medium, big, and based on their wet weight per unit area. Now we do have one of the important herbicide, that is 2,4-D. You must be knowing 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. They are It can be used as 12 kg per hectare for the small and 30 kg per cubic meter for the medium and 23 kg per cubic meter and 35 kg per square meter per cubic meter of the pond. So talking about the emergent weeds. So these very water lily, lotus, floating heart, they can be cleared by spraying the herbicide 2,4-D at the rate of 8 to 10 kg per hectare. And along with the detergent can also be mixed at the rate of 0.25%. So we do have the another criteria, that is for the submerged weeds such as Otalia, Vallisneria, Hydrilla, Najas, Potamogeton, Ceratophyllum. They are controlled by the paraquats. I was just talking about the paraquat at the rate of 3 to 4 parts per million. So within 2 weeks, paraquat can be used at the rate of 3 to 4 parts per million within 2 weeks. So it can also be controlled by the application of the anhydrous ammonia. So again, anhydrous ammonia at the rate of 15 to 20 parts per million. It is also recommended. Then we do have the marginal weeds, that how we can control these very marginal weeds such as Ipomia. We do have the Juicea, which can be controlled by spreading again 2,4-D at the rate of 8 kg per hectare. 2,4-D at the rate of 8 kg per hectare. Then we do have the algal blooms and the mats. Algal blooms and the mats, they can be controlled by the copper sulfate. This is important point, that the copper sulfate is mostly utilized to get rid of the algal blooms in the mats, and it is the oldest and very widely used algicide. So then we do have the microcystis bloom, which is cleared with 0.3 to 0.5 parts per million of the diuron. So diuron is used for the microcystis. Again, it is used for the microcystis bloom. Then we do have the simazine, the third one, that is simazine. It is also used to control the bloom. So these are recommended, that is copper sulfate, diuron, simazine. These are used to control the algal blooms. This is the table showing the different herbicides and their brand name, their dose, and certain additives which can be used with the herbicides to control the weeds. Now, what kind of weeds are controlled by what kind of the herbicide, that we shall be discussing. That the water hyacinth, pistia, and other floating you can say weeds, they can be controlled mostly by the 2,4-D. This is important, and they are marketed by the name of the Tafficide, Hexamar, or Fornoxone. So dosage is 2 to 12 kg per hectare, and the additives, that the detergents, can be used and they can be mixed with them as an additive. The important one, that is again here, the lotus, water lily, trappa, marginal weeds. So these are all controlled by the 2,4-D. They can be controlled by the 2,4-D, and the dosage can be quite different, but the additive can be used as a detergent. Then we do have the salvinia.
Salvinia. So paraquat is used for the salvinia. It is marketed by the name of the gramoxone. And then we do have the pistia and the submerged weeds. So Salvinia, Pistia, Spirodella, Lemna, Azolla, and submerged weeds such as Otella, Vallisneria, Hydrilla, Najas, Potamogeton, Ceratophyllum, they are all they all can be controlled by the paraquat. Though the dosage can differ, which you can see here, it can be 1 kg per hectare, 0.1 to 0.2 kg per hectare, and 4 parts per million, and the 0.1% detergent can be used as an additive. So in the case of pistia, so pistia here, here in this very case, we can use the aqueous ammonia or the dry ammonia gas at the rate of the 50 to 70 kg per hectare and 0.2% detergent as an additive. Then the submerged weeds again can be controlled by the anhydrous ammonia and dry ammonia gas as a dose of 15 to 20 parts per million. The rooted submerged weeds can be controlled by the copper sulfate, whereas the algal blooms and mats, as I told you earlier, that they can be controlled by the copper sulfate, simazine, and diuran with different dosage and additives. Then the third important, you can say, step to control the weeds is the one of the safest methods, that is the biological control. Now when we talk about this very biological control, it is another important controlling method. It is the introduction of the weed eating fishes. So one of the living organism used to control other living organism, this is biological control. Here what we do, we use the weed eating fishes. So common carp, gourami, tilapia, pearl spot, grass carp, and Spontius species, they are mostly used to control the weeds in a pond. So grass carp is one of the most effective, you can say, agent to control the submerged and the floating weeds. Though the water ferns, they are not eaten by the grass carp. So when we talk about the grass carp, it normally consumes choice, that is particular aquatic weeds, and at least 50% of their body weight in a day. So it means 1 kg of the fish can eat half a kg of these very aquatic weeds in one day. And about 300 to 400 fish, each about 0.5 kg weight, are enough to clear 1 hectare of the hydrilla infested water body in about a month. So 1 month will be needed to control these very aquatic weeds, or we can say hydrilla infested water, with the help of the grass carp. Normally hydrilla infestation density ranges from you can say 5 to 25 kg per square meter, as told by the Alikuni and Sukuraman in their experiment. Then if we just have a look, that the grass carp, sorry, common carp, that is the Cyprinus scarpio, it feeds on the tender shoots. Then we do have the gourami, Aspronemus gourami. It feeds on the tender shoots of the submerged weeds and the filamentous algae. We do have the pearl spot, that is Atropus suratensis. It feeds on the filamentous algae. The grass carp, that is Ctenopharyngodon idella. It feeds on the submerged weeds such as hydrilla, najas, ceratophyllum, potamogeton, otella, duckweed. Then we do have the silver carp. It is Hypophthalmictis mollitrix. It feeds on the algal bloom. So by these very fishes, we can control the aquatic weeds, which create nuisance in the fish pond. Then third important step in the pre-stocking management is the preparation of the nursery ponds. Now when we see that the fry and the fingerlings, they are hatched in the small ponds, we call such ponds as the nurseries. And mostly these very nursery ponds, they are 1 to 1.5 meter deep, while the fingerlings are stocked in still deeper ponds, that is 1.8 to 2.5 meter deep.
Nursery ponds and the stocking ponds, they need careful preparation before introducing the fry and the fingerlings so as to reduce the mortality. हमें इन जो नर्सरी पॉन्ड्स है इनका ज़्यादातर ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यही वो स्टेज होती है जहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उनका सर्वाइवल रेट कम होता है क्योंकि उन्हें मनचाही फीड नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका गेप साइज यानी कि उनका जो माउथ साइज है वो उन्हें एलो नहीं करता है कि वो कुछ भी खा सकें, बल्कि वो रिस्ट्रिक्टेड हैं छोटे यानी कि माइक्रो एनकैप्सुलेटेड, माइक्रो पैलेटेड या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स खाने में। हम उन्हें अगर छोटी बड़ी डाइट किसी भी मिकदार में दें वो उन्हें उसे नहीं खा सकते क्योंकि वो निगल ही नहीं सकते हैं। So that is why huge mortality occurs if the proper care is not taken. There are many reasons for the mortality. So predatory and the weed fishes, they if present in these very pond, the there are different you can say reasons for the mortality of the fishes in the pond. Now, what are those very reasons? Now, the first thing that if the predatory or the weed fishes they are present in the pond, they need to be eradicated, otherwise they will kill these very small fries and fingerlings. And if the suitable food is not present, then fry and fingerlings are of different sizes. अगर तो fry and fingerling, अगर अब ये डिपेंड करता है आप पर। मान लीजिए आपके पास ये नर्सरी पॉन्ड है और आप इसमें मछलियां जो हैं वो डिफरेंट साइज की डाल रहे हैं, छोटी भी डाल रहे हैं और बड़ी भी डाल रहे हैं, तो ये कैनिबलिज्म शो कर सकती हैं। अगर तो थोड़ी सी भी इनमें खाने की कमी हो जाती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग एक साइज की मछलियां एक पॉन्ड में रखें। एक साइज की एक एज की मछलियां हम लोग इन नर्सरी पॉन्ड्स में रखें ताकि हम कैनिबलिज्म को प्रिवेंट कर सकें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कभी कभार इन नर्सरी पॉन्ड्स में ओवर ग्रोथ हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। जब फाइटोप्लैंक्टन्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और एस्फिक्सिया की वजह से जो फ्राइज एंड फिंगरलिंग्स है उनमें ह्यूज मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर और पीएच। जो टेम्परेचर और पीएच है इसका भी हमें खास ख्याल रखना है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, इनमें वेरिएशन अगर है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो ये अच्छी बात नहीं है इन फ्राइज और फिंगरलिंग्स के लिए। इसकी वजह से भी मोर्टेलिटी देखने को मिली है। हाँ, अब जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कैसे इरेडिकेट करें अगर हमारे पॉन्ड में जो प्रीडेटरी या वीड फिशेस हैं, हम उसे कैसे इरेडिकेट करें। पहले तो हम लोग जान लें कि कौन प्रीडेटरी हैं और कौन वीड फिशेस हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वो मछलियां जो कार्निवोरस है, जो दूसरी मछलियों को खाती हैं, हम उन्हें प्रेडेटरी फिशेस बोलते हैं। और वो मछलियां जो इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट हैं, जो साइज में बहुत छोटी हैं, हम उन्हें फोरेज फिशेस भी बोलते हैं, हम उन्हें लार्विवोरस फिशेस भी बोलते हैं, या हम उन्हें वीड फिशेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली अनइम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली। तो ये क्या करती हैं, ये इनका साइज तो इंक्रीज होता नहीं है, और ये हमारी फीड जो हम अपनी कॉमर्शियली जो जिस फीड को हम कॉमर्शियली कल्चर कर रहे हैं कॉमर्शियल बेसिस पर, उनकी फीड पर सेंध लगाती हैं, उनकी फीड खा जाती हैं, खुद तो ग्रो नहीं करती हैं और उनकी फीड खा जाती हैं, जो हमारे एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेडेटरी फिशेस, हमारे पास बहुत सारी प्रेडेटरी फिशेस है, जैसे कि चना स्पीशी, हमारे पास क्लेरियस है, जैसे हम अगली स्लाइड में जानेंगे। खैर, मैं अगली स्लाइड पर इसे ध्यान दूंगा। तो प्रेडेटरी फिश जो है, ये दे फीड अपॉन द स्पान, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ऑफ द कार्प्स एंड द वीड फिश टू compete with the carp for the food, स्पेस एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करती हैं, जो प्रेडेटरी फिशेस हैं ये हमारी, और जो वीड फिशेस हैं ये हमारी फिश पर जो है उनके साथ में compete करती हैं। किस बिना पर, स्पेस के बिना पर, ऑक्सीजन के बिना पर, और जो है रिसोर्सेज के बिना पर, तो उनके साथ compete करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन्हें इरेडिकेट कर सकें अगर हमने अपनी फसल को जो है मुनाफे वाला बनाना है। So therefore, these very predatory and the weed fish should be completely eradicated from the nursery, rearing and stocking ponds before these ponds are stocked. So
अब हमें अगर पॉन्ड में हमें अपनी मछलियां डालनी है तो उससे पहले हमें प्रीडेटरी और वीड फिशेस को हमें हटाना पड़ेगा। सो अब हम इन्हें इन्हें हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास कई तरीके हैं। हमारे पास डी वाटरिंग का तरीका है, हमारे पास पॉइजनिंग है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम वही तरीका जो हमने पीछे देखा कि हमें पूरा तरह से ड्राई करें और हम ढूंढें कि एयर ब्रीदिंग फिशेस, कार्निवोरस फिशेस या प्रेडेटरी फिशेस तो नहीं इसमें मौजूद हैं, हम बिल्कुल खाली कर दें और उन्हें निकाल दें। और दूसरा तरीका है कि हम पॉइजनिंग करें, वाटर की पॉइजनिंग करें। पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इफ सिचुएशन परमिट्स डी वाटरिंग शुड बी द प्रेफरेंस because it ensures the complete eradication of the unwanted fishes and disinfects the pond bottom, as we discussed in our earlier first one slide, that is drying of the pond. So dewatering also offers the opportunity to desilt the pond bottom as well. However, where it is not possible, अगर पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल मुसीबत का काम है कि हमारे पास ऐसा पॉन्ड है जिसे हम बिल्कुल खाली नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही सिचुएशन बचती है कि हम पानी को पॉइजन कर लें। हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स डालें, हम लोग चाहे वो प्लांट डेरिवेटिव हों या केमिकल डेरिवेटिव हों, हम लोग वो पानी में डालें ताकि हम जो है उन मछलियों को हम लोग किल कर सकें, हम उन्हें इरेडिकेट कर सकें। सो पॉइजनिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। एक बिल्कुल हमें प्री मानसून पीरियड में हमें इसकी पॉइजनिंग करनी चाहिए। व्हेन द वाटर लेवल व्हेन द वाटर लेवल इज यूजुअली लो, रिक्वायरिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द पॉइजन मटेरियल। सो अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारे पास जो है मानसून से पहले हमें पॉइजन करना चाहिए, क्योंकि अगर मानसून आ गया और बारिशें आ गई तो पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको ज्यादा जो पॉइजन है, जो फिश पॉइजन है, या हम कह सकते हैं जो भी हम जहर डाल रहे हैं इन मछलियों के खात्मे के लिए, उसकी मिकदार हमें बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसलिए हमें हमें चाहिए कि हम प्री मानसून सीजन में ही पॉइजनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें। तो so the date of the poisoning, however, should be fixed about 3 weeks before the anticipated date of the stocking. तो अगर हमारा इरादा है कि हम अगले महीने जो है फिश को स्टॉक करना है, हमने अगले महीने इस पाउंड में मछलियां डालनी है, तो हमें लगभग 3 महीना पहले और लगभग 1 महीना पहले, यानी कि तीन महीने से लेकर 1 महीना पहले हमें हमें फिश पॉइजनिंग जो है पॉइजनिंग करनी चाहिए पॉन्ड की, ताकि जो पानी है उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, और जो है वो उसमें जो है टॉक्सिन्स जो है फिर बाद में उनकी उतना ज्यादा असर ना रहे। तो हमारे पास बहुत सारी फिश हैं, जैसे कि हम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि प्रेडेटरी फिशेस, जैसे कि हमारे पास चना स्पीशी है, हमारे पास क्लैरियस बेट्रेकस है, हमारे पास ओमपोक है, ओमपोक पापदा है, हमारे पास जो है वेलेगोनिया अटू है, हमारे पास ग्लॉसोगोबियस है, हमारे पास मेस्टसेम्बलस आर्मेटस है, हमारे पास एम्फिपनस चूचिया है, हमारे पास पंटियस है, हमारे पास ऑक्सीगैस्टर है, तो हमारे पास गडोसिया चैपरा है, हमारे पास जो है एम्बलाइफेरिंगोडॉन इडला है, हमारे पास जो है इसोमस डेंड्रिकस है। तो हमारे पास बहुत सारी जो ये इसोमस डेंड्रिकस है, तो और हमारे पास ऑस्टियोब्रामा कोटियो है। तो ये वाली मछलियां जो मैंने अभी नाम बताए, ये हमारे पास पंटियस है, हमारे पास ऑक्सीगैस्टर है, गडोसिया है, एम्बलाइफेरिंगोडॉन मोला है, लबुका है, इसोमस डेंड्रिकस है, उसके बाद ऑस्टियोब्रामा है। ये आती हैं वीड फिशेस। इन्हें हम, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा वीड फिशेस होती हैं, और ये वाली फिशेस कहलाती हैं प्रीडेटरी। ये वाली फिशेस जो है, जो ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रीडेटरी फिशेस हैं, और ये हमारे पास जो है, जो रेड एनसर्कल्ड हैं, वो वीड फिशेस हैं। हम कैसे इन फिशेस से छुटकारा पा सकें? अभी मैंने बात की थी, या तो हमारे दो तरीके हैं, एक तो पॉन्ड को ड्राई करना, और दूसरा हम फिश टॉक्सिकेंट्स का या फिश पॉइजन्स का इस्तेमाल करें।
तो पहले मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारा डी वाटरिंग का ऑप्शन है, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम लोग डी वाटर कर सकें, हम लोग पॉन्ड को ड्राई कर सकें। और अगर हमारे पास, क्योंकि उसकी वजह से जो बाकी हैं हमारे जो और भी खदशात हैं, वो भी उससे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास स्पोर्स हैं, हमारे पैरासाइट्स हैं, लार्वल पैरासाइट्स हैं, इंसेक्ट्स के एग्स हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मगर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, यानी कि हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको डी वाटर कर सकें, तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फिश टॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। मगर मैं आपसे ये पहले भी बात की कि हम लोग उन फिश टॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल करें, और उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? हम उस बिना पर फिश टॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल करने चाहिए। हम ये नहीं कि रैंडमली हम बाहर से कहीं से कोई भी हम जहर लाएं, कोई भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस लाएं, कोई भी पॉइजन लाएं और उसे उसका इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंसानी जात के लिए, जो भी मछली खा रहा है, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्या क्राइटेरिया है हमारे पास? पॉइजनड फिश शुड बी सेफ फॉर द फिश कंजम्पशन, यानी कि अगर हमने उस फिश को पॉइजन किया है, तो वो हमारे लिए खाने लायक हो जानी चाहिए कुछ देर के बाद। यानी कि मान लीजिए कभी कभार हम लोग 12 से 24 घंटे का जो है उसमें ब्रेक देते हैं, उससे पहले नहीं खाते हैं, तो उसके बाद ये खाने के लिए जो है वो सेफ है। इट शुड बी these very poisons should have the adverse effect, should not have the adverse effect on the pond biota. पॉन्ड बायोटा क्या है? फाइटोप्लैंक्टन हैं, जूप्लैंक्टन हैं, तो इन पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए उनका। एंड टॉक्सिसिटी पीरियड शुड बी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि थोड़ी ही देर के लिए वो टॉक्सिक रहने चाहिए, ज्यादा देर के लिए वो टॉक्सिक नहीं रहने चाहिए। दे शुड नॉट हैव द रेसिडुअल इफेक्ट, यानी कि वो वहां पर पॉन्ड में ज्यादा देर तक अपने रेसिड्यूज जो हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए। ये इजिली कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, और इसका जो तरीकाकार है इसे छिड़कने का या यूज करने का, वो बहुत ही आसान होना चाहिए। और कॉस्ट कंसिडरेशन भी अगर हम देख लें तो उसकी जो है कम होनी चाहिए, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बिना पर हम लोग फिश पॉइजन्स जो हैं वो जो है सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि हम लोग डायरेक्टली केमिकल्स पर ना जाएं, बल्कि हम कुछ पहले ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो प्लांट डेरिवेटिव हैं, जैसे कि डेरिस पाउडर है हमारे पास। डेरिस पाउडर क्या है? एक प्लांट डेरिवेटिव है। हम अभी यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं डेरिस पाउडर की, ये एक प्लांट डेरिवेटिव है। इसमें 5% रोटिनोन होता है, और उसका केमिकल फार्मूला C23H22O6 है। और ये कॉमनली यूज्ड जो है फिश पॉइजन है, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है फिश पॉन्ड्स में। और इसका जो मेथड है, दैट इज इंजरिंग द गिल मेम्ब्रेन, इट इंजर्स द गिल मेम्ब्रेन ऑफ द फिश एंड thus kills the fishes. So it is also lethal. This very fish poison, besides injuring the gill membrane of the fishes and kills them, it is also lethal to the back swimmers, dragonfly nymph and the chironomid larva, snails and the worms. So zooplanktons are also killed with no ill effect on the phytoplankton. मगर इसमें एक चीज की बात और है कि ये जूप्लैंक्टन्स को भी किल करता है, मगर फाइटोप्लैंक्टन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, लगभग 6 to 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर हम इस डेरिस पाउडर की बात करें, ये 6 to 10 ppm 6 to 10 ppm सफिशिएंट है पैरालाइज करने के लिए। लगभग सब फिशेस को ये पैरालाइज करने की क्षमता रखता है, गिल मेम्ब्रेन को इंजर करता है, और इवन की जो ईयर ब्रीदिंग फिशेस हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं, एक चीज का हमें ये भी पता होना चाहिए, हम इस चीज का कब इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे पानी में डिजोल्व करते हैं। Then this very Deris powder, it is dissolved in water and sprayed on the pond surface, and the poison is effective on the sunny days. हमें ये ख्याल रखना कि भाई धूप के दिन, जिस दिन धूप अच्छी हो उसी दिन हम इस पॉइजन का इस्तेमाल करें। एंड ऑल फिशेस आर किल्ड इन few hours, and it is fit for the human consumption after 24 hours. So it takes only few hours to kill the fishes, and the fishes can be eaten, are safe to eat after 24 hours.
एक चीज और मैंने अभी बात की कि सनी डे में हमने इसका इस्तेमाल करना है। सो और एक बात जो मैंने अभी आपसे बताई थी कि जब भी हम इन फिश पॉइजन्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें 3 हफ्ते से लेकर 1 महीना तक पहले हमें इनका इस्तेमाल करना है। और उसी तरह डेरिस पाउडर की अगर हम बात करें, लगभग 1 महीना पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है, मछली पॉन्ड में डालने से पहले। और दूसरा हमारे पास बड़ा ही जो आम फिश पॉइजन है वो महुआ ऑयल केक भी है। महुआ ऑयल केक ये भी प्लांट ओरिजिन का केक है और इजीली अवेलेबल है, और एक टॉक्सिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उन पॉन्ड्स में जिनमें जिनमें ड्रेनेज नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बात की, पहला हमारा फर्ज है कि हम लोग पानी को डी वाटर करें और डी वाटर करके हम मछलियों को इरेडिकेट करें। मगर अगर वो तरीका नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग जो है फिश पॉइजन्स का इस्तेमाल करें। और फिश पॉइजन्स में भी हम लोग प्लांट डेरिवेटिव को प्रेफरेंस ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दें और उसके बाद हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स वाले जो पॉइजन्स हैं उनका इस्तेमाल करें। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सोक करते हैं। असल में ये अनड्रेनेबल पॉन्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है महुआ ऑयल केक, जिसे हम बेसिया लेटिफोलिया भी बोलते हैं। बेसिया लेटिफोलिया, हम इसका जो है ऑयल केक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्यू आवर्स में मछली को मार देती है। एट द रेट हम इसे 250 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से हम लोग इसे पॉन्ड्स में छिड़काव करते हैं, पॉन्ड्स में डालते हैं, पॉन्ड में डालते हैं। सो इट कंटेन्स 4 to 6% एक्टिव इंग्रेडिएंट। और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है ये याद रखना, इसमें सेपोनिया है। और इसमें डेरिस पाउडर में क्या है, 5% रोटिनोन है। और महुआ ऑयल केक में क्या है, सेपोनिया है। सो ये जो सेपोनिया है, ये जब पानी में डिजोल्व हो जाता है तो ये हिमलाइज करता है रेड ब्लड कार्पसेल्स को। सो ये फिश के रेड ब्लड कार्पसेल्स को हिमलाइज करता है और फिश को मार देता है। So the required quantity of the mahua oil cake, it should be soaked in water and uniformly broadcasted over the entire pond surface. So this very operation, following this very operation and repeated netting should be done. To ensure the proper mixing of the poison and the remove, so that the fishes which get killed or which are about to be killed, they are suitably netted out of the water. And these very fishes, they are suitable for the human consumption as well. And the toxicity of the doses, that up to 250 parts per million, I told you about this. So then we do have some other plant derivatives as well, such as akhrot. We call it as a Juglans regia. So akhrot. We do have the kuchla, that is Strychnos species. We do have the banalu. So other plant derivative poisons are akhrot, kuchla, banalu. Banalu is Dioscorea. Kuchla is Strychnos and akhrot is Juglans. And ban tambaku. Ban tambaku is also one of the important plant derivative which is used for the, you can say, killing of the unwanted fishes. And the another important, that is a powdered form of the seed of the croton and the Barringtonia. Croton and Barringtonia, they are also used as the fish poisons. So of the plant derivative, we discussed about the Deris powder, mahua oil cake, then we discussed about the akhrot, kuchla, banalu, bantambaku, croton and Barringtonia. They are the fish poisons of the plant derivative. However, the use of chemicals should be avoided, but many times the chemicals are also used. These very chemicals, such as they are used as the fish poisons. We do have the eldrin, dieldrin, endrin. So these very fish poisons, they kill the fishes and their toxicity lasts for 2 to 3 weeks as well. Endrin, it is used at the rate of 0.1 part per million and is considered as the most poisonous. So endrin is one of the fish poisons, that is a synthetic chemical which is considered to be the most poisonous. Then we do have the other as well, that is taphrin. It contains 20% endrin and it is used at the rate of 0.01 part per million, sprayed on water over the surface, and the fish dies within 24 hours.
and it should be used 5 to 6 weeks before stocking to ensure detoxification of the water. So it means 1.5 month, it means लगभग 1.5 महीना पहले इसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वाटर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। हमारे पास और भी कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जैसे कि फॉस्फामिडोन, हमारे पास डाइमिथाइल डाइक्लोरो डाइविनाइल फॉस्फेट भी है जिसे हम लोग डीडीवीपी हम लोग डीडीवीपी के नाम से भी जानते हैं, हम इसे डीडीवीपी के नाम से जानते हैं, जैसे डाइमिथाइल डाइक्लोरो विनाइल फॉस्फेट, इसे हम डीडीवीपी के नाम से जानते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर दिस सक्सेसफुली यूज्ड फॉर किलिंग द एंड इरेडिकेटिंग द प्रेडेटरी वीड फिशेस। Then we have to control the predatory aquatic insects as well, because I was telling you that these very aquatic insects, they are very much harmful and they are very economically important, you can say pests. They injure the fries and the fingerlings, and they are also the cause of the mortality in the early stage of the larvae. So many insects in their larval and the adult stages, they prey upon the fish hatchlings and fry and also compete for the food. So the proper preparation of the nursery ponds for stocking with spawn thus aims at the total eradication of the predatory insects. So this basic method is to apply a thin oily film over the pond surface which chokes the respiratory tubes of the aquatic insects. तो हमें इसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल क्या करते हैं, हम लोग एक ऑयली फिल्म बनाते हैं पॉन्ड पर ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रैकिया जो है इनमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स में होता है, तो उन ट्यूब्स को ये ब्लॉक कर देता है और जो है इंसेक्ट्स को चोक करता है. दिस स्पान एंड द फिश फूड ऑर्गेनिजम्स मेनी टाइम्स दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस वेरी मेथड. अगर हम कॉमन प्रेडेटर्स की अगर हम बात करें, हमारे पास साइबिएस्टर है, हमारे पास वाटर स्कैवेंजर बीटल हम इसे कहते हैं, इसे हम स्टर्नोलोफस भी बोलते हैं. हमारे पास विरलिंग बीटर जिसे हम गायरिनस बोलते हैं. हमारे पास एक डेंजरस बैक स्विमर भी है जिसे हम एनीसोप्स बोलते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे और हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर स्कॉर्पियन है जिसे हम लैकोट्रिफिस भी बोलते हैं. हमारे पास जाइंट वाटर बग है जिसे हम बेलोस्टोमा बोलते हैं. हमारे पास वाटर स्टिक इंसेक्ट जिसे हम रनात्रा भी बोलते हैं. और हमारे पास जो ड्रैगन फ्लाई निम्फ है जो कि हाईली प्रीडेटर हैं कार्प स्पान के लिए. तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे फ्राइज और फिंगरलिंग्स को. तो ये जरूरी है कि हम लोग इनका इरेडिकेट करें. कैसे हम लोग इनकी इरेडिकेशन करते हैं? ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोप ऑयल इमल्शन का, और हम लोग डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, टर्पंटीन ऑयल और डीजल एमल्सीफायर का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पानी पर एक बहुत ही पतली परत बनाते हैं और ये इनकी रेस्पिरेटरी ट्रीज को जो है जो सिस्टम को है वो ब्लॉक कर देते हैं और इन्हें चोक कर देते हैं ताकि इनकी डेथ हो सके. तो ये हमारे पास डोजेज भी यहाँ पर लिखी हुई है. लगभग सोप ऑयल इमल्शन की अगर हम बात करें, लगभग 50 kg वेजिटेबल ऑयल और सोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हम लोग डीजल ऑयल में 50 to 60 लीटर, 80 to 100 लीटर, 75 लीटर और हम लोग डीजल एमल्सीफायर का भी इस्तेमाल करते हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए. Last but not the least, in the pre-stocking management is the fertilization of the pond. This very fertilization schedule, it involves both organic and inorganic fertilizer, which starts 10 to 15 days prior to the stocking and is prepared on the basis of nutrient status and the chemical environment of the pond, soil and water. So what is the basis? The basis is that at least 10 to 15 days
before we should treat the pond, or we should fertilize the pond. Now the basis of the fertilization. Now what is the basis of the fertilization? It is the texture of the soil. So first of all, we should go for the soil testing, whether what kind of the, you can say, fertilization do we require. And secondly, pH of the soil also gives an indication of the what kind of fertilization do we require. And then when we talk about the fertilization schedule, we do have the liming, one of the methods wherein if it depends upon the pH of the, you can say, soil, that we go for the liming. And if to so as to increase the growth of the phytoplankton and the zooplankton, we go for the manuring as well, whether the organic manure, whether the inorganic manure. So when we talk about the basis of the fertilization, it is mostly in the case of those very ponds which are undrainable. So what we see in those very ponds, that the physiochemical properties of the pond water, they basically go on the biological production cycle, because it is not the water which is getting out and getting in, and mostly we have to see the texture of the soil. So it depends upon the sandy soil, silt and the clay and the organic matter content of the, you can say, soil. We can reduce that what kind of treatment it requires. And secondly, we do have the soil pH. It also is also one of the critical factors which affects the pond productivity. So under anaerobic condition, the decomposition of the organic matter is slow, and the products of the decomposition, they are mainly reduced compounds. And secondly, besides reduced compounds and the short chain fatty acid, thus making the soil strongly acidic. So the basis of the fertilization is the texture of the soil and the pH of the soil. Now talking about the proper fertilization schedule, the proper analysis of the soil and the water, it is very much essential before deciding on the fertilization schedule. So liming is an important step in the preparation of the ponds. The basic, what is the basic objective of the liming? हम बोलते हैं कि हमें जो पॉन्ड को है, लाइमिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मगर हम लाइमिंग करते क्यों हैं? असल में हम लाइमिंग इसलिए करते हैं कि अगर तो पीएच सॉइल का जो है वो मेंटेन करना हो हमें 6 एंड अबो, तब हम लाइमिंग करते हैं। अगर बहुत ही नीचे पीएच है, यानी कि एसिडिक वाटर है या एसिडिक सॉइल है, तो हम लोग इसकी भरपाई करने के लिए, ताकि ये 6 से ऊपर रहे, तो हम लोग लाइमिंग करते हैं। तो टू इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ताकि जो फर्टिलाइजर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका भी फंक्शन इंक्रीज हो सके, टर्बिडिटी वाटर की जो है वो खत्म हो सके, हाँ, और जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो डिक्रीज हो सके, पॉन्ड का एनवायरनमेंट क्लीन हो सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इस वजह से लाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइमिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? असल में इट न्यूट्रलाइजेस द सॉइल एसिडिटी एंड दस इट क्रिएट्स अ बफर सिस्टम to prevent the marked diurnal fluctuation of the water from the acidic to alkaline conditions. So the unacceptable acidic to acceptable alkaline condition, that is maintained by the lime or liming. So it destroys the fish pathogens and their intermediate life stages as well. So this is the destruction of the fish pathogens, because it removes their intermediate stages, life stages as well. It converts the unsuitable, as I talked about, it converts the unsuitable acidic condition of the water to the suitable alkaline condition. And fourthly, it neutralizes the iron compounds which are undesirable in the fish ponds. So iron compounds, they are not favorable for the fishes, and liming helps to neutralize the iron compounds as well. It promotes the mineralization of the soil, which is desirable for the fish production, which is desirable for the fish, you can say, soil, and it settles excess
dissolved organic matter, and thereby it reduces the chances of the oxygen depletion. So what happens in this very case? It settles the excess dissolved organic matters, and thereby it reduces the um, um, it settles the excess dissolved organic matter, so that there is less chance of the oxygen depletion. And lastly, it acts as the determinant and improves hygienic, you can say, condition of the pond. And apart from these very advantages, the buffering action of the, you can say, calcium, it is also most important. So lime serves both the prophylactic and the therapeutic purpose. So lime treatment for the pond should be done before the initial manuring. For example, we do have the schedule of the requirement of the lime. So if the soil type is highly acidic, we do require 2000 kilogram per hectare. If it is moderately acidic, we require 1000 kilogram per hectare of the lime for the pond. If it is nearly neutral, we require 500 kg per hectare of the lime. If it is mildly alkaline, we require 200 kg per hectare of the lime. If it is highly alkaline, we don't require any liming to be done in the pond. Now, water filling, that is, after 1 2 weeks of the manuring and the fertilization, the water depth that has to be raised. Now, one of the important parameters, that is, when the pond is fully prepared for stocking of the fish, then water filling is done. So initially, before manuring, fertilizing, the water depth should be maintained as low as possible, so that effect of the nutrients for the neutral food production is realized. So the water filling is also one of the important factors. So before you can say, before the fertilization manuring is done. So manuring, when we talk about the manuring, so manuring is actually the organic manuring. Besides being important as a means of adding the nutrients, it is also equally important for improving the soil texture. मैनरिंग सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइटोप्लैंक्टन और उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, जूप्लैंक्टन की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, बल्कि ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है. हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि इफेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. सो नर्सरी पॉन्ड्स, हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें मिनरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए. सॉरी, हमें मिनरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ख़ास तौर पर हमें नर्सरी पॉन्ड्स और जो हमारे जो इनिशियल स्टेजेस को कल्चर करने के लिए पॉन्ड्स का इस्तेमाल होता है, उनमें हम लोग जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा जो है अल्गल ब्लूम ना हो जाए, जिसकी वजह से जो है फ्राइज और फिंगरलिंग्स को नुकसान हो जाए. तो एक एक एग्जैक्ट क्वांटिटी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सो नेचुरल फूड प्रोडक्शन ऑफ द पॉन्ड नीड्स एनहेंसमेंट टू सपोर्ट द लार्ज नंबर ऑफ फ्राई एंड फिंगरलिंग्स. बोथ ऑर्गेनिक and inorganic fertilizers are used to increase the number and quantity of the food organisms, and inorganic nitrogenous fertilizers can be are used, such as sodium nitrate, ammonium carbonate, urea can be used as the fertilizer for the ponds. When we talk about the manuring, the cow dung, it is one of the important organic fertilizers, and it is preferred as it supplies all the nutrients needed by the fish. Now, dosage, it is 5000 to 10,000 kg per hectare cow dung. It causes production of the thick swarms of the zooplankton, that is in the form of rotifers, copepods, cladocera, in about 15 days. So 15 days, after 15 days, you will be able to stock the fishes in a pond wherein the rotifers, copepods, cladocera, they are in enough quantity. So manuring should be done at least 10 days before, 10 days after poisoning. So this is interrelated, that the poisoning and manuring. So after poisoning, there should be a gap of 10 days before applying the manures in the pond.
So liquid manures from the stables, such as in the form of guano, farm manure consisting of the cow and pig dung, they are extensively used for manuring to enhance the zoo and the phytoplankton. So other substances used as the manure are soybean meal, cotton meal, we do have the seed meal, or we do have the mustard oil cake, etc. So this was all about the pre-stocking management. In the next video we shall be talking about the stocking and the post-stocking management together, because it was a long video. That is why I cut it short to the pre-stocking management and the stocking management. Post-stocking management we shall be dealing later on. Before you can say ending, it is my request again to you all to press the bell icon and subscribe my channel BioLearnia. Thank you very much.